ये आज का जो फैसला आया है, क्या इसके बाद भी पीटीआई के पास कोई कानूनी रास्ता बचता है खुद को बचाने का? ये फैसला ये बात गलतुल आम है शायद कि ये फैसला पीटीआई के खिलाफ आया है। ये फैसला तो इमरान खान साहब और उनकी एहलिया के खिलाफ है और जो कानूनी चाराजोई करनी है वो उन दोनों ने बतौर मुल्ज़मान करनी है। इसका पीटीआई से या उनकी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, तो इनके पास अपील का कोई हक है तो मौजूद है। अपील दायर करेंगे तो क्या कानूनी तरीका अपनाया जा सकता है? कोई ऐसा कानूनी पहलू निकलता है जो इन दोनों को भी रिलीफ दिला सके? अपील दायर करना इनका हक है जी। इनके पास तो इनफैक्ट दो एपलेट फोरम्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। और अपील दायर करना तो इनका कानूनी हक है, लेकिन अपील में रिलीफ मिलना वो कोई इंसान की ख्वाहिश के तहत नहीं होता। उसमें दो किस्म की अगर आप सुकम सक्सेसफुली प्लीड कर पाएं तो फिर आपको रिलीफ मिल सकती है। एक ये कि जो प्रोसीजर था अदालत का वो ठीक नहीं था और अगर ये इस्टेब्लिश कर पाएं कि इनका राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है वो इम्पीड हुआ है या वो वायलेट हुआ है तो इनको रिलीफ उस बना पे मिल सकती है। या जो सब्सटेंटिव पार्ट है फैसले का कि जी ये गवाह या ये सबूत या ये काफी नहीं थे जिसके तहत सजा दी जाती, तो फिर उस बिना पे रिलीफ मिल सकती है। लेकिन ये मुश्किल काम होता है, ये इतना आसान नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि उनकी जो कानूनी टीम होगी वो इस चीज को कामयाबी से प्लीड कर पाते हैं एपलेट स्टेज पे या नहीं। अपील का एक वक्त होता है जो उन्होंने 30 दिन के अंदर दायर करनी है। अगर वो साथ उसकी सस्पेंशन मांगेंगे तो सस्पेंशन में उनको और ज्यादा मेरिट प्लीड करना पड़ेगा ऑफ देयर अपील बीइंग वेरी स्ट्रांग। और ट्रायल कोर्ट की कोई सुकम, कोई कमी, कोई गलती जो है उसको उनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा अगर वो सस्पेंशन लेना चाहेंगे इस जजमेंट की एट द एपलेट स्टेज। ठीक है मुस्तफा रमदे साहब, एक तो बानी पीटीआई चेयरमैन जो हैं उनका 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं होता और दूसरी तरफ बुशा बीबी भी अदालत में मौजूद नहीं होती हैं और फैसला सुना दिया जाता है। क्या ये नुक्ता कोई है ऐसा जो ज़ेर बहस लाया जा सके? मैं इस नुक्ते की डिटेल में या इन नुकात की डिटेल में कमेंट नहीं करना चाहता बिकॉज ये मुल्ज़मान का हक है कि वो इसको अपनी अपील में प्लीड करें। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ये कोई सुकम रह गए होंगे तो वो बज़ाहिर उनके हक में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलेगा। भी हैं, नजर भी गहरी रखे हुए हैं, समझा दीजिएगा कि क्या कोई कानूनी सुकम मौजूद है इस फैसले में? बीबी मैं ये कोई कंफर्म तो नहीं कह सकता कि कानूनी सुकम मौजूद हैं कि नहीं है, बिकॉज अभी तक ज्यादातर तो एक लीगल डिफेंस की बजाय बज़ाहिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड होता रहा है इस इल्जाम के खिलाफ और इस ट्रायल के खिलाफ। अब कानूनी तौर पे फेयर ट्रायल ग्रांट हुआ है नहीं हुआ है, वो जो अदालत का रिकॉर्ड है, जो ऑर्डर शीट है, जो अदालत की प्रोसीडिंग्स है, उनसे बेहतर इस्टेब्लिश होगा। इसको मफरूजों की बिना पे या एक पॉलिटिकल एलिगेशन की बिना पे इसको क्वेश्चन करना या चैलेंज करना मेरे नजदीक वो कोई अच्छी बात या नजीर नहीं होगी, बिकॉज ये अदालतों में मामलात हैं और उनको प्रेजुडिस हमें पॉलिटिकल नैरेटिव पे या अजम्पशंस पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुस्तफ़ा रमदे साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे जो बता रहे थे कि कोई अगर कानूनी सुकम मौजूद है तो उस पर अपील की जा सकती है। देखना अब ये होगा कि जो अपील दायर की जाती है वो किस हद तक स्ट्रांग अपील होती है। सीनियर एंकर पर्सन रहमान अज़हर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान अज़हर साहब, क्या कहेंगे? डिफरेंट पहलू आ रहे हैं कि फ़ैसला उजलत में सुना दिया गया है, फ़ैसला जमात के खिलाफ आया है, फ़ैसला शख्सियात के खिलाफ आया है। देखिए, ये तो अब जाहिर बात है हर फैसले के बाद बहस होगी कि फैसला सही है या गलत है। क्योंकि फैसला आ चुका है तो फैसले पर बात भी हो सकती है, लेकिन आपको वही दो कैंप नजर आएंगे। एक कहेगा कि फैसला ठीक था, इमरान खान और उनकी जो एहलिया थी उन्होंने ये करप्शन की थी, उस करप्शन की बिना पर ये फैसला सुनाया गया। जबकि दूसरा कैंप यही कहेगा कि इंतखाबात से पहले इमरान खान को आउट करना मकसद था और
इसलिए उनकी पार्टी को आउट करना मकसद था, इसलिए ये फैसला सुनाया गया है। ये उसी तरह से जिस तरह से कल फैसला आया तो उसके बाद आपको शाम जलसों में भी ये बातें होती हुई नजर आई। तो ये फैसले के ऊपर दोनों कैंप जो है वो मौजूद रहेंगे और इस पर बहस होती रहेगी। लेकिन सारी बात भी देखना होगा कि जो कानूनी तौर पर अदालत ने जो फैसला सुना है क्या उसके अंदर कोई हुक्म है या नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये जो अगर तो ये फैसला वाकई उजलत में सुनाया गया है तो इसका फायदा बानी पीटीआई को हो सकता है। उसकी वजह ये है कि आमतौर पर इस तरह के फैसलों के लिए, और ये जिस तरह से मैंने इस केस की मैंने आपको हवाला दिया था कि ये वो केस था जिसके मुतालिक जो प्रोसिक्यूशन थी उसका ये कहना था कि ऑन पेपर ये केस उनके लिए बड़ा मजबूत है और ये खाना का केस क्लियर कट है। लेकिन अगर इस केस ठीक है, रहमान साहब हमारे साथ ही रहेगा। सीनियर कानूनदान मुनीर हुसैन भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये जो फैसला सामने आया है ये बहुत सारे सवालात को भी जन्म दे रहा है। कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्दबाजी में फैसला सुनाया गया, ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। आप क्या कहते हैं, कानून के मुताबिक क्या ये फैसला तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि लॉयर्स जो हैं हमेशा रूल ऑफ लॉ के ऊपर यकीन रखते हैं और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए बेशुमार कुर्बानियां हैं वकला की। क्योंकि मैं उस केस में ना तो वकील हूँ और ना मुझे उसका जजमेंट मिला है, ना मैंने पढ़ा है। इसलिए मैं ये कहने से कासर हूँ कि ये जो जजमेंट आई है इसमें प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया। तो इसको एक तो देख लेते हैं। बाकी यकीनी बात है कि अगर कानून फॉलो नहीं हुआ होगा तो एपलेट कोर्ट्स मौजूद हैं, वो इसीलिए हैं कि उन्होंने देखना होता है कि कौन सी इलीगैलिटी हुई है और कौन सा प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। तो अपील का उनका राइट मौजूद है, वो अपनी अपील फाइल करेंगे तो जो अपेक्स कोर्ट है उसको देखेगी। ठीक है, मुनीर हुसैन भट्टी साहब ये कहिएगा कि जब फैसला आ जाता है तो फिर फ्रीकैन के पास कौन कौन से रास्ते हैं जो बच जाते हैं? देखिए जी, रास्ता तो सीधा सीधा है, उसमें अपील का राइट है और कानून के अंदर उसकी प्रोविजंस मौजूद हैं और वो अपील फाइल करेंगे। अपनी यकीनी बात है उसमें जितने भी कानूनी नुकात होंगे या फैक्चुअल नुकात होंगे वो सारे के सारे उठाएंगे और उसके ऊपर जो है उनके वकला जो है वो दलाइल देंगे कि कौन कौन सी प्रोसीजर जो है वो चीज़ें जो है वो खराब हैं या कौन कौन सी गैर कानूनी उसमें एक्ट हुआ और कौन कौन सी एविडेंस ऐसी थी जिसको कोर्ट ने इग्नोर किया। ये सारी चीज़ें जो है एपलेट फोरम के ऊपर ही देखी जाएगी। ठीक है, मुनीर हुसैन भट्टी साहब ये भी कहिएगा कि क्या प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है फ्रीकैन की जानिब से, और अगर उसमें कोई कोताही हो जाए तो उसका फैसले पे किस हद तक असर आता है सामने? क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो है सेक्शन जो हमारा 265 है उस सी के तहत जो है वो नकूल तकसीम होती है। वहाँ से जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है वो चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम के बाद पार्टीज की एविडेंस एड्यूस होती है और पार्टीज की एविडेंस एड्यूस होने के बाद अगर डिफेंस में कोई उन्होंने करना हो तो वो उस 342 जो है कानून के अंदर है उसमें 342 में मुल्ज़म ने अपना डिफेंस देना होता है। इसी तरह से 340(2) में अगर कोई डॉक्यूमेंट देना है डिफेंस में तो वो डॉक्यूमेंट डिफेंस के अंदर देंगे। उसके बाद जो है फाइनल आर्गूमेंट होंगे और फिर केस का फैसला होता है। ये सारे का सारा जो लॉ है और प्रोविजंस हैं लॉ की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की उन सब को फॉलो करना होता है। अगर कोई किसी जगह पे चार्ज जो है वो प्रॉपर फ्रेम नहीं हुआ और जो नकूल हैं उन वो देने के लिए देने के बाद प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया चार्ज फ्रेम का, तो ये प्रोसीजरल इनको फ्लॉज कह सकते हैं और कोई इलीगैलिटीज भी इसको कह सकते हैं। चार्ज अगर जो है वो प्रॉपर नहीं है तो वो भी इलीगैलिटी हो सकती है। अगर एविडेंस किसी पार्टी के ड्यूस होना थी वो नहीं हुई तो वो भी इलीगैलिटी हो सकती है। इसी तरह से अगर मुल्ज़म को 340(2) में वो अपने डिफेंस में कोई डॉक्यूमेंट देना चाहता था उसका नहीं लिया गया तो उसको भी इलीगैलिटी कह सकते हैं। 342 का उसका स्टेटमेंट जो है विच इज वेरी मच मैंडेटरी, वो मुल्ज़म का जो स्टेटमेंट है उसका राइट है कि सारी की सारी एविडेंस जो है उनके खिलाफ क्यों है उसको रबट कर सकता है। तो वो एविडेंस जो है जो उसका स्टेटमेंट है अगर वो नहीं लिया गया उसकी मौजूदगी में नहीं लिया गया तो ये भी एक गैर कानूनी एक्ट हो सकता है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है ट्रायल का। अगर इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के
में दिया गया है तो फिर इसका मतलब है कि इलीगैलिटीज। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन